हेलो, जय हिंद दोस्तों। जैसा कि हम पिछली क्लास में मैटर के बारे में पढ़ चुके थे। देखिए दोस्तों, पिछली क्लास में मैटर और डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर्स, प्लाज्मा, बहुत सारे इंटरेस्टिंग कंडेंसेट के बारे में पढ़ चुके थे। और आज दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे इवेपोरेशन। इवेपोरेशन मतलब वाष्पन। लेकिन तो वाष्पन क्या होता है? दोस्तों वह तापमान जिस पर द्रव वाष्प में बदलता है, वह तापमान जिस पर द्रव वाष्प में बदलता है। The conversion of a liquid into vapor of any temperature is known as evaporation. वाष्पन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, वाष्पन कहलाता है। दोस्तों यह हर तापमान पर हो सकता है। ठीक है दोस्तों, हर तापमान पर हो सकता है। इसका यूज़ क्या है दोस्तों? वाष्पन ठंडक में सहायक है। ये बात दोस्तों आपको एग्जाम्पल में समझ में आएगी। देखिए दोस्तों, वाष्पन को हम डायग्राम के द्वारा समझते हैं। इसके अंदर जल है। इसका हम टेम्परेचर जितना अधिक बढ़ाएंगे इसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ही बढ़ेगी। ठीक है दोस्तों, जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे काइनेटिक एनर्जी उतना ही बढ़ेगी। ठीक है दोस्तों, इससे क्या होगा? यहाँ पे इसलिए वाष्पीकरण में जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको बोलते हैं दोस्तों वाष्पन। देखिए दोस्तों, इसके एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल कूलर डिजर्ट। इसके एग्जाम्पल देखिए। पहले एक बार देख लीजिए। वाष्पन वह तापमान जिस पर द्रव वाष्प में बदलता है, वाष्पन कहलाता है। यह हर तापमान पर हो सकता है। ठीक है, वाष्पन इससे फायदा क्या है? वाष्पन ठंडक में सहायक होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, कोई लिक्विड है, उसको हम टेम्परेचर देंगे तो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी उसका मिलेगी। काइनेटिक एनर्जी मिलने से वो उसके जो मॉलिक्यूल हैं वेपर में चेंज हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये वाष्पन है। आप देखिए, इसका उदाहरण क्या है? कूलर डिजर्ट। इसके एग्जाम्पल देखेंगे। कूलर डिजर्ट पहला। दूसरा, पसीने का सूखना।
सूखना। ठीक है दोस्तों, जब पसीना सूखता है उसके बाद थोड़ी देर बाद हल्की ठंडक महसूस होती है। तीसरा, मटका या मिट्टी का घड़ा। मटका या मिट्टी का घड़ा, ठीक है दोस्तों, मटका या मिट्टी का घड़ा, ये भी इसके उदाहरण है। तो खुला डिजर्ट, पसीने का सूखना, मटका या मिट्टी का घड़ा, ये सभी इवेपोरेशन के उदाहरण हैं। एक मिनट देखिए दोस्तों, वाष्पन को प्रभावित करने वाले कारक, वाष्पन को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर ऑफ एक्शन, इवेपोरेशन। ठीक है दोस्तों, तो पहला टेम्परेचर, तापमान। पहला तापमान है दोस्तों। तापमान इवेपोरेशन को कैसे प्रभावित करता है? देखिए दोस्तों, तापमान, टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो इवेपोरेशन बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये आपको इसमें याद रखना है। तो मतलब इवेपोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब ये टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक ये इवेपोरेशन बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों। दूसरा, ह्यूमिडिटी दोस्तों, आर्द्रता। ठीक है, तो ह्यूमिडिटी के बारे में तो हम जानते हैं, इसे मापते कैसे दोस्तों? हाइग्रोमीटर से क्या नापते हैं? आर्द्रता नापते हैं। हाइग्रोमीटर के लिए मापन यंत्र कौन सा है? हाइग्रोमीटर। और दोस्तों, ह्यूमिडिटी का अर्थ क्या होता है? ह्यूमिडिटी का अर्थ होता है वायु में उपस्थित जलवाष्प के कारण। देखिए दोस्तों, ह्यूमिडिटी को हाइग्रोमीटर से मापते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा, ह्यूमिडिटी है क्या? वायु में उपस्थित जलवाष्प, वाटर वेपर। जलवाष्प मतलब वाटर वेपर। वायु में उपस्थित जलवाष्प, वाटर वेपर को ह्यूमिडिटी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, सिंपल भाषा में। देखिए दोस्तों, ह्यूमिडिटी और वाटर वेपर, ये दोस्तों इवेपोरेशन इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी। दोस्तों, ये इवेपोरेशन है, वाष्पन। इवेपोरेशन इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी, अर्थात ह्यूमिडिटी अगर बढ़ेगी, अगर इवेपोरेशन बढ़ेगा तो ह्यूमिडिटी कम होगी। ठीक है दोस्तों, ये रिलेशन आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, पहला कारक ये हो गया प्रभावित करने वाला कारक, और दूसरा कारक ये हो गया। अगला देखेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला कारक क्या है? तीसरा पॉइंट, स्पीड ऑफ विंड। पवन की चाल।
देखिए दोस्तों, इवेपोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ विंड। ठीक है दोस्तों, इवेपोरेशन, अगर स्पीड ऑफ विंड बढ़ेगी तो इवेपोरेशन बढ़ेगा। इसका विंड स्पीड ऑफ विंड जितनी अधिक बढ़ेगी इवेपोरेशन उतना अधिक बढ़ेगा। चौथा फैक्टर है सरफेस एरिया, सतह क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसको हम बोलेंगे। देखिए दोस्तों, ये छोटा बर्तन है, इसमें जल भरा हुआ है ना, इसे हम टेम्परेचर दे रहे हैं, तो इसमें वाष्पन ज़्यादा होगा या फिर ये बड़ा बर्तन है, इसे हम टेम्परेचर दे रहे हैं, तो इसमें ज़्यादा इसमें दे रहे हैं। दोस्तों, वाष्पन किसमें अधिक होगा? दोनों में से इसमें होगा, अर्थात एरिया अधिक होने पर इवेपोरेशन बढ़ता है। ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इवेपोरेशन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है किसके? एरिया के। ठीक है दोस्तों, ये चारों बातें जो मैंने आपको बताई कि वाष्पन को प्रभावित करने वाले कारक, दोस्तों उम्मीद है आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कौन कौन से कारक। टेम्परेचर बताया पहले, फिर दूसरा ह्यूमिडिटी बताया, तीसरा हमने स्पीड ऑफ विंड, टेम्परेचर अधिक रहा तो इवेपोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, उसके डायरेक्ट समानुपाती होती है। टेम्परेचर बढ़ेगा इवेपोरेशन बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, दूसरा बताता है ह्यूमिडिटी और उन दोनों का अपोजिट रिलेशन रहता है, अर्थात इवेपोरेशन बढ़ेगा तो ह्यूमिडिटी कम होगी। और दोस्तों स्पीड ऑफ विंड और इवेपोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब स्पीड ऑफ विंड बढ़ेगी तो इवेपोरेशन बढ़ेगा। और दोस्तों ये तो सिंपल सी बात है कि एरिया अगर बढ़ेगा तो इवेपोरेशन बढ़ेगा, वाष्पन ज़्यादा होगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, बॉइलिंग पॉइंट, अब हम लोग देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? इसको बोलते हैं क्वथनांक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये क्वथनांक। वह तापमान जिस पर पदार्थ, देखिए दोस्तों, वह तापमान जिस पर पदार्थ का वाष्प दाब, वेपर प्रेशर, वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। ठीक है, तो क्वथनांक क्या है? वह तापमान है, वह टेम्परेचर है जिस पर पदार्थ का वाष्प दाब, वेपर प्रेशर, वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। ठीक है दोस्तों, क्वथनांक कहलाता है। देखिए दोस्तों, ये कोई वाटर है, ठीक, इसको हमने ढक दी है प्लेट से
ढक दिए, ये क्या वाटर है। ठीक है दोस्तों, इस पर हम टेम्परेचर दोस्तों इसे हम टेम्परेचर दे रहे हैं तो यहाँ से क्या होगा, इसका वाष्पन होगा, क्या बनेगी, वेपर बनेगी, क्या बनेगी, वेपर, वेपर। ठीक है दोस्तों, ये जो वेपर है इस बर्तन से टकरा कर इसके ऊपर एक प्रेशर बनाएगी, इसे क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर, वाष्प दाब बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर कितना होता है, 1 atm। ठीक है दोस्तों, कितना होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, होता है 1 atm होता है। ठीक है दोस्तों, आपके लिए क्वेश्चन है बॉइलिंग, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ गए होंगे। बॉइलिंग में दोस्तों आप समझ गए, वो तापमान जिस पर पदार्थ का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है क्वथनांक कहलाता है। ठीक है, और वेपर प्रेशर क्या होता है दोस्तों, हमने कोई वाटर को टेम्परेचर दी है तो क्या होगा, इसका इवेपोरेशन होगा, इवेपोरेशन होने के कारण ये और ऊपर ये बर्तन को ढक दिए, तो ये जो प्रेशर लगा रहा है इसके ऊपर वेपर का, वही वेपर प्रेशर है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm होता है। ठीक दोस्त, देखिए तो एक क्वेश्चन मैं आपसे और करता हूँ कि अगर पानी का तापमान लगातार बढ़ाया जाए, दोस्तों ये पानी है, इसका तापमान लगातार बढ़ाया जाए तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये जब उबलने लगता है, उसके बाद भी तापमान बढ़ाते जाते हैं। तो दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन ये है कि जल का तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा या बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, दूसरा, यदि 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही है तो टेम्परेचर कहाँ जा रहा है। ठीक है दोस्तों, ये दो क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन, तापमान इसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा, कितना भी आप टेम्परेचर दीजिए। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन था कि वो जो टेम्परेचर दे रहे हैं वो जा कहाँ रहा है दोस्तों, यह लगातार बढ़ाया, यहाँ लगातार बढ़ाया गया ताप गुप्त ऊष्मा के रूप में बर्तन में एकत्रित रहता है। दोस्तों ये जो टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं ये गुप्त ऊष्मा के रूप में ये बर्तन में एकत्रित रहता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। बॉइलिंग पॉइंट, देखिए दोस्तों एक इम्पोर्टेंट नोट है, क्वथनांक और गलनांक, क्वथनांक और गलनांक पर तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, क्वथनांक और गलनांक पर तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक, तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तापमान ये क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है इसमें, टेम्परेचर कांस्टेंट किस पे, क्वथनांक और गलनांक इस पे। ठीक है, दोस्तों आप ये सभी पॉइंट समझ गए होंगे। दोस्तों नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मिश्रणों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, मिश्रणों का पृथक्करण। इसकी दोस्तों 3 मेथड है। पहला, मिक्सचर ऑफ 2 सॉलिड। ठीक है दोस्तों, मिश्रणों का पृथक्करण करने की
सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, इसकी 3 मेथड है दोस्तों। मिक्सचर ऑफ 2 सॉलिड, 2 ठोस का मिश्रण। दूसरा मिक्सचर ऑफ ए सॉलिड एंड ए लिक्विड। ठीक है दोस्तों, तो एक ठोस और एक द्रव का मिश्रण, मिक्सचर मतलब मिश्रण। तीसरा मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड्स, मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड। ठीक है दोस्तों, देखिए मिश्रणों के पृथक्करण, जो मिश्रण रहते हैं उनको अलग करने की कितनी विधियाँ होती है। मिक्सचर ऑफ 2 सॉलिड, मिक्सचर ऑफ ए सॉलिड एंड लिक्विड। ठीक है, मतलब एक सॉलिड और एक लिक्विड का मिश्रण, और मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड। ठीक है दोस्तों, तो हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप इन्हें देखेंगे। पहला लेंगे हम मिक्सचर ऑफ 2 सॉलिड। मिक्सचर ऑफ 2 सॉलिड, ध्यान रहे दोस्तों आपको इसके साथ में लुसेंट ग्रुप की थ्योरी को भी पढ़ना है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए जो मैंने आपको बुक बताई है वीडियो में, थंबनेल में, आप उसे देखें और उसे परचेस करें, उससे क्वेश्चन हो रहा है। देखिए दोस्तों, पहला है मिक्सचर ऑफ 2 सॉलिड, मिक्सचर ऑफ 2 सॉलिड। ठीक है दोस्तों, हम क्या पढ़ रहे हैं, मिश्रणों का पृथक्करण, मिश्रणों का पृथक्करण, मिश्रणों का पृथक्करण। मिश्रणों के पृथक्करण में पहला पॉइंट, इसको हम डील कर रहे हैं, मिक्सचर ऑफ 2 सॉलिड, मिक्सचर ऑफ 2 सॉलिड। देखिए दोस्तों कैसे 2 ठोस का मिश्रण है ना, कैसे अलग करते हैं दोस्तों इनको, 2 ठोस के मिश्रण को उचित विलायक का प्रयोग करके दोस्तों, विलायक के बारे में तो आप जानते हैं, विलायक किसको बोला जाता है, जल को बोला जाता है। ठीक है, उचित विलायक का प्रयोग करके। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों कैसे, एग्जांपल सैंड प्लस H2O। ठीक है, सैंड प्लस H2O। देखिए दोस्तों ये क्या होता है, डज नॉट डिजॉल्व। मेरे वर्ड कुछ नहीं दोस्तों, इंग्लिश से घबराइए नहीं, आपको समझ में आएगी। डज नॉट डिजॉल्व मतलब ये जल में घुलती नहीं है, डज नॉट डिजॉल्व। आगे एक मिनट दोस्तों, NaCl लेंगे। ठीक है, और फिर क्या लेना है, उचित विलायक लेना है, तो ये डिजॉल्व हो जाता है, डिजॉल्व। ये घुलता नहीं है दोस्तों, ये जल में घुल जाता है। देखिए दोस्तों, और क्या लगा देना है, फिल्टर पेपर। देखिए दोस्तों, नमक, रेत, जैसे मैंने मिक्सचर ऑफ 2 सॉलिड मतलब 2 मिश्रणों, 2 ठोस का मिश्रण है, उनको पृथक करना है, तो कैसे करेंगे। जैसे रेत में नमक मिला हुआ है, तो क्या करेंगे दोस्तों, हम उसमें उचित विलायक करेंगे, मतलब इसमें पानी डाल देंगे। क्या होगा, ये डज नॉट डिजॉल्व, ये पानी में घुलेगी नहीं, और जो नमक है पानी में घुल जाएगा दोस्तों। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, फिल्टर पेपर लगा के इसको छान लेंगे, तो हमारा रेत में से नमक अलग हो जाएगा दोस्तों, एकदम प्योर। पहला पॉइंट समझ में आ गया दोस्तों। इसे हम उदाहरण के थ्रू समझ रहे हैं, तो ये पहला उदाहरण था। दूसरा उदाहरण देखिए दोस्तों, सल्फर प्लस सैंड, सल्फर प्लस सैंड। ठीक है दोस्तों, इसके लिए हम लेंगे कैल्शियम सल्फाइड। दोस्तों ये इसमें डिजॉल्व हो जाता है, इसमें डिजॉल्व हो जाता है। ठीक है दोस्तों,
सल्फर और सैंड का एक मिश्रण है ठोस का, इसे हमें अलग करना है तो इसमें हम क्या मिला देंगे, CH2 मिला देंगे। तो ये क्या होगा, इसमें मिल जाएगा, इसे हम फिर छान के अलग कर लेंगे। शुगर और सैंड, तीसरा इसका एग्जांपल है दोस्तों शुगर प्लस सैंड, शक्कर और सैंड। देखिए दोस्तों, शुगर और सैंड को अलग करना है, दो ठोस का मिश्रण है, तो इसमें क्या करेंगे, H2O मिला देंगे। तो H2O में सैंड क्या हो जाएगी, डिज़ोल्व हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिज़ोल्व, घुल जाएगी। शुगर इसमें क्या हो जाएगी, जैसे मान लीजिए दोस्तों, आप सिंपल भाषा में समझिए, है ना, कि ये बर्तन है, इसमें शुगर और सैंड मिली हुई है, इसे हमें अलग करना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, बर्तन से पानी डाल देंगे तो क्या होगा, ये सैंड इसमें घुल जाएगी और फिर इसे फिल्टर पेपर के द्वारा अलग कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, इतना उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ गए होंगे। मिश्रणों के पृथक्करण की पहली विधि समझ गए होंगे, मिक्सचर ऑफ 2 सॉलिड, दो ठोसों का मिश्रण से अलग कैसे किया जाता है। 3 उदाहरण, आगे के उदाहरण हम डिस्कस करते हैं दोस्तों। अभी इसके 3 उदाहरण हुए हैं, चौथा उदाहरण देखेंगे दोस्तों। चौथा उदाहरण नहीं दोस्तों, पहला तो हो गया कि उचित विलायक का उपयोग करके पानी के द्वारा अलग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, पानी के द्वारा अलग कर सकते हैं नमक से। नमक और रेत के मिश्रण से हमने नमक को अलग किया, सल्फर और सैंड के मिश्रण से हमने सल्फर को अलग किया, और शुगर मतलब शक्कर और रेत के मिश्रण से हमने शक्कर को अलग किया पानी के द्वारा। अब दोस्तों अगला इसका उदाहरण है दूसरा। पहला तो उचित विलायक का उपयोग करके था सब्लिमेशन, मतलब ऊर्ध्वपातन के द्वारा कैसे करेंगे। देखिए दोस्तों, जैसे इसका उदाहरण ले लेंगे पहला, NaCl प्लस NH4Cl। दोस्तों मैं आपको इनके नाम नहीं लिखूँगा, डायरेक्ट फॉर्मूले लिखूँगा, क्योंकि आपको फॉर्मूले याद होना चाहिए। अमोनियम NaCl और अमोनियम क्लोराइड दोनों का मिश्रण, दोनों ऊर्ध्वपातन के द्वारा, क्या दोस्तों, ऊर्ध्वपातन के द्वारा ये इन्हें वायु में खुला छोड़ देंगे तो ये ऊर्ध्वपातन के द्वारा एक दूसरे से अलग हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, नमक अलग, NH4Cl अलग। तीसरा, यूजिंग बाय मैग्नेट। ठीक है दोस्तों, यूजिंग बाय मैग्नेट मतलब चुंबक का प्रयोग करके कैसे। देखिए इसका उदाहरण है स्क्रैप आयरन प्लस सैंड। देखिए दोस्तों, ये वाले एग्जांपल को मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं जिस कंपनी में काम करता था उसमें ग्राइंडिंग की प्रोसेस होती थी। तो जो मटेरियल मतलब पार्ट की फिनिशिंग होती थी, उसमें जो मटेरियल कूलेंट के साथ बहकर पीछे जाता था कूलेंट टैंक में, वहाँ पर एक सेपरेटर लगा हुआ रहता था, मैग्नेटिक सेपरेटर। दोस्तों वो क्या करता था कि उसमें जो आयरन के पार्टिकल है उसको ऐसा कुछ अरेंजमेंट लगा हुआ रहता था दोस्तों, ऐसे रोल लगे हुए रहते थे। ठीक है दोस्तों, ऐसे कुछ रोल लगे हुए रहते थे और पीछे में ऐसी प्लेट लगी हुई रहती थी दोस्तों। तो यहाँ इधर से कूलेंट जाता था मशीन का और यहाँ एक टैंक में गिरता था दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये कूलेंट रहता है मशीन में, कूलेंट यूज़ करते हैं कटिंग कूलेंट। तो उसमें पार्टिकल जो आते थे दोस्तों, उसमें ग्राइंडिंग व्हील में क्या रहते थे, सैंड के पार्टिकल रहते थे और आयरन स्क्रैप के पार्टिकल रहते थे। आयरन स्क्रैप को ये मैग्नेट क्या करता था, ये रोल लगे रहते थे, रोल अपने ओर आकर्षित कर लेते थे और ऐसे ये राउंड घूमते रहते थे दोस्तों। और यहाँ पे कट के वापस यहाँ जमा हो जाता था। इस तरह से ये दोस्तों काम करता है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों
यूजिंग बाय मैग्नेट, यूजिंग बाय मैग्नेट। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है आप उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप पहली मेथड समझ गए होंगे, मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड। देखिए दोस्तों दूसरी, ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही हम छोड़ते हैं दोस्तों। आपको जितना भी पढ़ाया गया है आप उसको अच्छे से वीडियो को 2-3 बार देखिए दोस्तों। और लूसेंट बुक की थ्योरी आपको प्रॉपर पढ़ना है दोस्तों, तो आपके एक एक क्वेश्चन क्रिस्टल और क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।